तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई अब हम देखेंगे यहाँ पे मोशन इन अ प्लेन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। मोशन इन अ प्लेन, इसकी हम देखेंगे अब काइनेमेटिक्स। मोशन इन अ प्लेन में हम काइनेमेटिक्स स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन। तो भाई मैंने आपको बताया था जो काइनेमेटिक्स होती है वो क्या होती है। इसमें हम मोशन के पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे, जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, इनको स्टडी करेंगे। और उस जो जो भी पैरामीटर्स आ रहे हैं उनको स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन किस वजह से हो रहा है उसको स्टडी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी कि जैसे फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, उससे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो सब हम डिस्कस नहीं करते हैं इसमें। खाली एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखेंगे। तो अब हम देखेंगे मोशन इन अ प्लेन की काइनेमेटिक्स। तो भाई क्या होता है ये, अब देखते हैं इसको। तो मैंने बना लिया एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। तो भाई मोशन इन अ प्लेन हम देख रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन मैंने ले लिया। एक प्लेन में मोशन हो रहा है, यहाँ पे 2 डायमेंशंस होती है प्लेन में। तो कोई भी एक पार्टिकल है, उसके हम मोशन को देख रहे हैं। तो जब भाई ये मोशन कर रहा है तो इस पाथ को ये फॉलो कर रहा है, मान लो आप। तो मान लो इसने, जब हमने मोशन देखना स्टार्ट किया तो ये ओरिजिन होती है, इसी को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, ओरिजिन को। तो जब हमने मोशन देखना स्टार्ट किया, ये था ए पॉइंट पे, यहाँ पे था पार्टिकल। और मैंने आपको बताया था इस पॉइंट को ओरिजिन से जो जोड़ती है लाइन, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो भाई मान लो इस पे इसका पोजीशन वेक्टर था r1। और कुछ टाइम बाद जब हमने मोशन देखा तो ये यहाँ पहुँच गया, मान लो ये है पॉइंट बी। तो भाई पॉइंट बी पे ये पहुँचा और इसका पोजीशन वेक्टर जो है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे जो है, मान लो वो था इसका पोजीशन वेक्टर r2। ये था वेक्टर r2, वेक्टर है दोनों। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सिंपली किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको ओरिजिन से जोड़ने वाला जो वेक्टर है उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो भाई यहाँ पे वेक्टर ओ ए दिखा रहा है आपके पोजीशन वेक्टर को। जब हमने मोशन देखना स्टार्ट किया तो ये है वेक्टर r1, और वेक्टर ओ बी जो है वो पोजीशन बता रहा है r2, बी पॉइंट पे इसकी पोजीशन। मान लो इसने r1 वेक्टर से r2 की ओर, इसने जैसे इसका इनिशियल वेक्टर था r1, फाइनल वेक्टर हो गया r2, इसने a से b की तरफ ट्रेवल किया। तो भाई मान लो इसने यहाँ पे टाइम लिया, इसने यहाँ पे टाइम लिया डेल्टा t, इसने टाइम लिया इतना। और भाई मान लो इस वेक्टर r1 के जो, मान लो कोई भी वेक्टर है, जैसे वेक्टर r1 मैंने बोला, तो भाई ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। तो अगर इस एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे था पॉइंट कोई भी, इसका पोजीशन वेक्टर अगर r है, तो भाई मैंने सिंपली आपको वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा दिया है। तो उसमें मैंने आपको बताया था ये जो होता है इसका x कंपोनेंट होगा और ये होगा इसका y कंपोनेंट। तो भाई मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, और पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से जोड़ेगा पोजीशन को। जैसे मान लो पोजीशन यहाँ पे है, इस पॉइंट पे पार्टिकल है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो ओरिजिन से उसे जो जोड़ेगा वो वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। तो भाई मान लो इसकी पोजीशन यहाँ पे थी, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इसका, तो ये डिस्टेंस x हो जाएगी y। तो मैं इस वेक्टर को कैसे दिखाऊंगा, वेक्टर r को, इसका x कंपोनेंट है x और y कंपोनेंट है y। तो वेक्टर r जो है सिंपल वो हो जाएगा आपका x i कैप प्लस y j कैप। तो भाई अभी मैं बोल देता हूँ कि जब इसने मोशन यहाँ पे स्टार्ट करा, अपना शुरू करा, मतलब हमने देखना, ऑब्जर्व करना मोशन को स्टार्ट किया, तो इसका जो है पोजीशन वेक्टर r1 था और इसके कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट ए के x, y। और भाई जब ये आ गया पॉइंट बी पे, डेल्टा टी टाइम के बाद इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r2 और ये बी पॉइंट पे आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स है x डैश, y डैश। तो भाई ये है इसकी कहानी। तो इसका वेक्टर r1 क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप, और वेक्टर r2 आपका हो जाएगा यहाँ पे x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप। क्योंकि भाई
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो इसके कंपोनेंट इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हो जाएगा वेक्टर R1 और वेक्टर R2 हो जाएगा एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। तो भैया आप समझ गए होगे। अब एक चीज देखो यहाँ पे, मान लो इसका वेक्टर था वेक्टर R1 और दोनों को इनिशियल वेक्टर है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये है आपका वेक्टर R2, ये है वेक्टर R2। तो भाई आपको दिख रहा होगा, अगर मैं R1 पे ये वाला वेक्टर जोड़ दूं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर ये कोइनिशियल है R1 और R2 और R1 का जो हेड है वो AB वेक्टर की टेल में पड़ा, तो इनका रिजल्टेंट निकल के आ रहा है R2, और ये ट्रायंगल लॉ में आपको बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेक्टर R1 प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर R2, ये दिख रहा होगा आपको। तो भाई यहाँ से निकल के आ गया वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो भाई यहाँ से आप देख लो, इसको हम बोलते हैं डेल्टा R, और यही होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, सिंपली मान लो पार्टिकल ने कुछ पाथ को फॉलो करते हुए अपना पोजीशन चेंज कर लिया, जैसे यहाँ पे पोजीशन पहले ए पे थी, अब आ गई बी पे, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1 है, फाइनल है R2। तो जो ए से बी की ओर जा रहा है ये वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर बनेगा यहाँ पे ये वाला, ये इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको हम बोलते हैं डेल्टा R, वेक्टर डेल्टा R। तो भाई ये होता है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R, और R होता है सिंपली पोजीशन वेक्टर। तो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की डेल्टा टी टाइम में। मैंने एक फाइनाइट टाइम यहाँ पे लिया डेल्टा टी। तो भाई अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझाया मोशन इन अ प्लेन में। अब मैं आपको बताऊंगा एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो भाई पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल खाली वन डायमेंशन में मूव कर रहा था, तो खाली पॉजिटिव और एक नेगेटिव डायरेक्शन जो है सफिशिएंट थी उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। वेक्टर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब एक प्लेन में जो है वेक्टर्स की ज़रूरत हमें पड़ती है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और कुछ डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है, जो इसका एंगल बन रहा है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर को जो है इंट्रोड्यूस करना। और यहाँ पे हमने देखा अभी पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब हम देखेंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो भाई मैंने आपको बताया था वी बार जो होता है ये होता है एवरेज वेलोसिटी वी बार। तो वी बार क्या होता है आपका, सिंपली डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, क्योंकि एक फाइनाइट टाइम इंटरवल ले रहे हैं हम। डेल्टा टी जो है ये फाइनाइट है अभी, यानी कि फाइनाइट वैल्यू है डेल्टा टी की। तो भाई ये जो है वी एवरेज में लिख देता हूँ इसे, और यहाँ पे वेक्टर लगा देता हूँ, इसी को हम वी बार बोलते हैं, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। तो भाई अब देखो क्या हुआ, अभी मान लो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, इसका पोजीशन वेक्टर R1 था जब हमने देखना स्टार्ट किया इसके मोशन को, और कुछ टाइम के बाद ये आ गया यहाँ पे डेल्टा टी टाइम के बाद ये आ गया पॉइंट बी पे, और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है डेल्टा आर इस डायरेक्शन में है। तो भाई यहाँ पे वी एवरेज होता है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और मैंने आपको बताया डेल्टा आर जो है वो क्या था, डेल्टा आर था आपका R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये है डेल्टा आर। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि वेक्टर R2 जो है R1 प्लस डेल्टा आर है, तो वेक्टर डेल्टा आर निकल के आएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन डेल्टा टी। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 जब हम करेंगे तो R2 के x कंपोनेंट से R1 का x कंपोनेंट घटेगा, और R2 के y कंपोनेंट से R1 का y कंपोनेंट घटेगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। तो भाई डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी ये बन जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी जे कैप। तो ये जो है
वी बार के भी हमने दो कंपोनेंट्स निकाल दिए। ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप, ये है डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। तो ये जो है वी एवरेज का वी बार एक्स कंपोनेंट है, वी बार का एक्स कंपोनेंट, इसके साथ आई कैप आ रहा है यूनिट वेक्टर। ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में आई कैप और जे कैप के बारे में। तो वी बार वाई यहाँ पे आएगा वाई कंपोनेंट में, वी बार वाई जे कैप। तो ये है एवरेज वेलोसिटी। तो भाई सिंपली क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ की ओर है, तो इसमें वी बार की जो डायरेक्शन है वो भी यहीं को होगी, यानी कि ये आपका दिखा रहा है आर डैश, जो डेल्टा आर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी की डायरेक्शन में है वी बार। तो यही वी बार की डायरेक्शन है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो भाई ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो, इन फिगर्स को आप देखो, यहाँ पे क्या है, ये एक्स वाई प्लेन मैंने लिया है। ये कोई पार्टिकल का जो है पाथ ऑफ मोशन ये है, और ये पॉइंट ए पे था इनिशियली, और पॉइंट बी पे आ गया डेल्टा टी टाइम के बाद। ये डेल्टा टी जो है फाइनाइट यहाँ पे टाइम है। तो जब ये इधर आ गया तो ए और बी पॉइंट जो है थोड़ा दूरी पे है। तो भाई एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिख रहा है हमें डेल्टा आर। तो यहाँ पे जो है फाइनाइट टाइम इंटरवल है, तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, ए और बी पॉइंट्स को थोड़ा और पास लिया है, और हमने बोला डेल्टा टी थोड़ा पहले के मुकाबले कम है, यानी कि डेल्टा टी हमने बोला स्मॉल है। तो भाई इस केस में क्या हो गया, ये जो डेल्टा आर वेक्टर है यहाँ पे ये और करीब आ गया। डेल्टा आर जो है बहुत छोटा सा आएगा, ये वाला वेक्टर जो वेक्टर ए बी है यही होता है डेल्टा आर, और भाई यही होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन में ही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन आती है। तो भाई अब तीसरा केस मैं यहाँ पे लेता हूँ। मान लो हमारा ये एक्स वाई प्लेन था, ये एक्स वाई प्लेन है हमारा, और ये पार्टिकल का पाथ ऑफ मोशन है। तो भाई मैंने बोला ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए यहाँ पे। अब मैंने बोला डेल्टा टी जो है टेंडिंग टू जीरो है यहाँ पे। तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का क्या मतलब है, जो ए और बी पॉइंट्स है यहाँ पे ओवरलैप हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, या उनके बीच में जो डिफरेंस है बहुत कम रह जाएगा। तो इस केस में जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी वो टेंजेंशियल टू पाथ हो जाएगी एक तरह से, क्योंकि दोनों पॉइंट्स जो है आपस में कोइंसाइड करके। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा आर वो तो जीरो हो जाएगी लगभग, और इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है पहले आती थी, पहले क्या आती थी, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आती थी। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वही डायरेक्शन दे देगा वेलोसिटी की, और इस केस में ये वेलोसिटी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी इंस्टेंटेनियस। तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा हो या किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम बात करते हैं, तो उस केस में वेलोसिटी टेंजेंशियल टू पाथ आ जाती है। और जबकि डेल्टा टी जब फाइनाइट होता था तो डेल्टा आर जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी ये होता था एवरेज वेलोसिटी। तो इस केस में जो वी एवरेज है वो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो है। तो ये बनेगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, या फिर इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप वो देगा हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो भाई यहाँ पे जो है वी इंस्टेंटेनियस निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो भाई किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, डी आर बाई डी टी, या फिर डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैंने आपको मोशन ने स्ट्रेट लाइन में भी बताया था, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, या फिर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी को पूछेगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया। और अगर आर एक फंक्शन है टाइम का, तो आप क्या करो, आर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो वो जो आपको वेलोसिटी मिलेगी एट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी ही है एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। और हमेशा ध्यान रखना भाई, वी इंस्टेंटेनियस जो होगा हमेशा जो इसकी डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, इसकी डायरेक्शन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछेगा तो पार्टिकल का जो पाथ ऑफ मोशन है या फिर जो भी उसकी ट्रेजेक्ट्री है मोशन की, उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, यानी कि टेंजेंट टू पाथ ऑफ मोशन। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लो उसने बोला तो टेंजेंट टू द पाथ ऑफ मोशन। अगर मैंने बोला कि
इसी कर्व पे एक पॉइंट है बी, इस पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा यहाँ पे कर्व पे ऐसे करके, तो इस डायरेक्शन में होगा v इंस्टेंटेनियस। तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिंपली टेंजेंट टू पाथ ऑफ मोशन होती है और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी बताती है पार्टिकल की। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में जब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डेल्टा आर अगर डिस्प्लेसमेंट है और डेल्टा टी फाइनाइट है, टेंडिंग टू जीरो नहीं है, तो ये वेक्टर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी जो होता है इसे बोलते हैं वी एवरेज या फिर वी बार। तो ये वी बार भी एक वेक्टर होता है, वैसे इसके ऊपर एक वेक्टर आना चाहिए इस तरह से, लेकिन बार लगा रहे हैं तो मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ पर, लेकिन वेक्टर ही है एवरेज वेलोसिटी भी। और यही एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है कब, जब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हो जाता है, तो इसे बोलते हैं डी आर बाई डी टी। ये डिफरेंशियल कैलकुलस से आता है ये टर्म निकल के, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी होती है किसी भी पार्टिकल की। तो भाई यह है कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों अभी अभी हमने देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है, सिंपली आप ध्यान रखना अगर खाली वेक्टर v लिखा है तो इसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे पार्टिकल की। वेक्टर v मतलब किसी भी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो अभी हमने देखा वेक्टर v होता है डी आर, और डी आर जो एक वेक्टर है पोजिशन वेक्टर डी आर बाई डी टी। तो भाई अब देखो वेक्टर v जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी बाई डी टी और वेक्टर r, यानी कि वेक्टर r क्या था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो भाई इसको आप अंदर ले जाओ डी बाई डी टी को, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की जो कि एक प्लेन में मोशन कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट, और इनसे मिलके बनेगा इसका पोजीशन वेक्टर। तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। तो भाई यह है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और डी एक्स बाई डी टी इसका एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और डी वाई बाई डी टी वाई कंपोनेंट है। तो किसी भी वेलोसिटी को जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसे आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर वी एक्स आई कैप प्लस वेक्टर वी वाई जे कैप। अब वेक्टर मत लगाओ क्योंकि आई कैप और जे कैप इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं वी एक्स और वी वाई की। तो भाई वी एक्स जो है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो है वी एक्स, और वी वाई जो है वो इसका कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग। तो इस तरह से इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। अब भाई इसी में एक और चीज है, एक्सीलरेशन जो है ए बार, अगर मैं बोलूं एक्सीलरेशन जो है क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर ए बार मैं बोलूं एक वेक्टर है इसके ऊपर आना चाहिए वेक्टर, तो ए बार जो है एवरेज एक्सीलरेशन है। अगर मान लो कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी में चेंज है डेल्टा वी, वेक्टर डेल्टा वी जो है उसका चेंज इन वेलोसिटी है, और डेल्टा टी टाइम में हम देखेंगे। तो ये कहलाता है इसका एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। और भाई ये फाइनाइट टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी, तो उस फाइनाइट टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो है टाइम इंटरवल जो है वो होता है एवरेज एक्सीलरेशन। और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, या सिंपली वेक्टर ए से इसे दिखाएंगे। तो ये होता है मान लो टाइम इंटरवल जो है फाइनाइट नहीं है, टेंडिंग टू जीरो है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डेल्टा वेक्टर वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो ये बन जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये जो है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है ये होता है सिंपली डी वी बाई डी टी। तो भाई ये जो है हमें डिफरेंशियल कैलकुलस से मिलता है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं लिमिट को, तो डी वी बाई डी टी। तो ऐसी सिंपली अगर एक्सीलरेशन एक वेक्टर है तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, जो v है डी बाई डी टी और वेक्टर v है, तो v क्या था वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो भाई ये बन जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। तो भाई ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन किसी भी पार्टिकल का हम ऐसे दिखाते हैं, ये होता है डी वी एक्स बाई डी टी, इसका एक्स कंपोनेंट जिसे हम बोलेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और ये जो वेक्टर ए है ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बता रहा है पार्टिकल का। तो भाई अभी तक मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एवरेज एक्सीलरेशन
और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बता दिया है। अब इसी में हम आगे देखेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है इन अ प्लेन या फिर 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो भाई जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो भाई यहाँ पे मान लो जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है वो हो जाएगा ax i कैप प्लस ay j कैप और यह है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है 2D में, तो इस पे जो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की हमने इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे s जो है डिस्प्लेसमेंट होती थी पार्टिकल की t टाइम में और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो भाई अब क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। तो ax और ay जो है ax ay जो है आर कांस्टेंट्स। तो भाई एक्सेलरेशन के कंपोनेंट कांस्टेंट हो जाएंगे और ax ay आर नॉट फंक्शन ऑफ टाइम। ax और ay टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे, इनकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। मान लो वेक्टर a दिया है आपको 4i कैप प्लस 3j कैप, इस तरह से होगा एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन नहीं कर रहा है या फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो भाई इस केस में हम इसके 2D मोशन को ब्रेक कर देते हैं। एक मोशन स्टडी करेंगे x एक्सिस के अलोंग, एक करेंगे y एक्सिस के अलोंग। तो भाई जब हम x एक्सिस के अलोंग स्टडी करेंगे इसका एक्सेलरेशन लेंगे ax और जब y एक्सिस के अलोंग करेंगे तो एक्सेलरेशन को लेंगे ay। और इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगी इसकी, जो ये 3 इक्वेशन है ये हो जाएगी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी और इसका डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे ये हो जाएगा ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर और vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x डायरेक्शन। तो ये हो जाएगी इसकी x डायरेक्शन में 3 इक्वेशंस। ये तब वैलिड होगा जब ax और ay कांस्टेंट वैल्यूज होंगी या फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करेगा और ax और ay फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होंगी। मान लो एक्सीलरेशन होता 4t i कैप प्लस 3t j कैप, तो ax और ay यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम हो रहे हैं 4t और 3t, टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है। तो उस केस में ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होगी भाई, ध्यान रखना। vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी और यहाँ पे sy जो है डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग y डायरेक्शन, ये आएगा uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर और भाई vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy। तो भाई ये है और ये जो a है यहाँ पे ax आएगा x डायरेक्शन के अलोंग। इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको और मजा आ जाएगा उसके बाद। तो भाई देखो अब क्वेश्चन क्या है इसका।